Hello everyone, this is Raini and today we are going to study Indian Polity and Governance Part 6 of UPSC Current Affairs 2023. So last year में जो भी हमारे Polity and Governance के important topics थे वो हम cover कर रहे हैं, उसका ये 6th part है. So let's see our table of content. Arbitration Agreement के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. आर्टिकल 99 ऑफ द यूएन चार्टर. सो यूएन चार्टर भी हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. कि आर्टिकल 99 को हम देखेंगे. फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स, टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर 16th फाइनेंस कमीशन. सो टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, 16th फाइनेंस कमीशन क्या कहना चाहते हैं. फोर्थ फेज रोल आउट ऑफ ज्ञान स्कीम. सो ज्ञान स्कीम के बारे में पढ़ेंगे, उसका फोर्थ स्टेज भी अभी बाहर आ चुका है. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. Arbitration Agreement. The Supreme Court of India has established that an arbitration agreement can be enforced on companies that did not sign the agreement under the Group of Companies Doctrine. So एक Group of Companies Doctrine है. अगर आप वो नहीं साइन करते हैं तो एक arbitration agreement उनके अगेंस्ट फाइल किया जाएगा. ठीक है, arbitration agreement उनके अगेंस्ट डाला जाएगा जो Group of Companies Doctrine को फॉलो नहीं करते हैं. The doctrine holds that an arbitration agreement can apply to a company that, while not a signatory, is a member of group of companies that is party to the agreement. The ruling maintains the corporate separation of group companies while establishing the common intention of parties to bind a non-signatory party to the arbitration agreement. तो मान लीजिए एक ग्रुप है कंपनीज का, ठीक है, इसको मैं सिंपल वे में आपको समझाती हूँ. एक ग्रुप है कंपनीज का, उसमें उन्होंने अपना आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट साइन किया हुआ है. इस ग्रुप में सबने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ज्वाइन किया हुआ है. मान लो एक नई कंपनी आती है जिसने ये नहीं साइन किया है, तो इस केस में क्या होगा, उनको ये ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, नहीं तो दे हैव टू एस्टैब्लिश दिस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट. सो यहाँ वही बात हो रही है, अगर आप इस ग्रुप में नहीं है तो आपको आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा. ग्रुप का क्या नाम है, ग्रुप ऑफ कंपनीज डॉक्ट्रिन. ये एग्रीमेंट आपको साइन करनी थी पहले. तो ये छोटा सा आर्टिकल था हमारा, उसका कंटेक्स्ट बहुत छोटा सा था. दूसरा टॉपिक हम देखने वाले हैं आर्टिकल 99 ऑफ द यूएन चार्टर. सो यूएन चार्टर का जो आर्टिकल 99 है वो क्या कहना चाहता है हमसे, वो हम देखेंगे. रिसेंटली द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंटोनियो गुटेरेस यूटिलाइज आर्टिकल 99 ऑफ द यूएन चार्टर. तो ये कॉन्टेक्स्ट में क्यों आया स्टूडेंट्स, क्योंकि जो यूनाइटेड स्टेट्स के, यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो जी, इन्होंने इस चार्टर का आर्टिकल 99 का यूज किया है. क्या है ये आर्टिकल? आर्टिकल 99 इज अ प्रोविजन एम्बेडेड इन द यूनाइटेड नेशन चार्टर व्हिच फंक्शंस एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएन. ठीक है, तो जो आर्टिकल 99 है, it is embedded in the UN Charter which functions as the constitution of the UN. So constitution of the UN is UN, United Nations का charter. It authorizes the Secretary General to draw the attention of Security Council to matter in their judgment could pose threats to international peace and security. तो ultimately देखिए simple terms में हम आपको बताते हैं. Simple terms में इनका कहना ये है कि कुछ भी मैटर अगर वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को थ्रेट कर रहा है, ठीक है, तो वहां पर यूएन, यूनाइटेड नेशन को जो चार्टर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आर्टिकल 99 को हमारे सेक्रेटरी जनरल रिवोक कर सकते हैं, उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि सिक्योरिटी काउंसिल की अटेंशन आ सके. ठीक है, जो हमारे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसका इंडिया अभी तक पार्ट नहीं है, आपको पता होगा. इंडिया चाहता है कि उसकी पार्टिसिपेशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हो जाए, बट इंडिया को अभी तक मेंबरशिप नहीं मिली है, permanent membership में. So Article 99 is discretionary, giving the Secretary General the authority to spotlight crucial issues. तो crucial issues उठाने के लिए, international issues जो international peace and security को threat पहुंचा रहे हैं, ऐसे issues को उठाने के लिए यहाँ पर ये discretionary power use किया जाता है. अब UN Charter क्या है? UN Charter भी आपके लिए बहुत important है prelims point of view से. So हम देखते हैं UN Charter क्या कहता है. United Nations Charters was signed in 1945. Given its distinctive international nature, the authorities converts by charter, the UN is empowered to address a broad spectrum of issues. बहुत ज़्यादा broad views रहता है. The International Court of Justice, the principal judicial entity of United Nations, function in accordance with its statute.
तो जो भी स्टैट्यूट आपके रूल्स, स्टैट्यूट क्या होते हैं? स्टैट्यूट होते हैं आपके रूल्स एंड रेगुलेशन। तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आप देखोगे, आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं यूनाइटेड नेशन के चार्टर में। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसी स्टैट्यूट के अकॉर्डिंग वर्क करती है, ठीक है। हमारे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, ये काफी न्यूज में भी आती है हमारी ये बॉडी, तो ये हमारा यूनाइटेड नेशन चार्टर के हिसाब से ही काम करती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब हम पढ़ेंगे फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स के बारे में। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स तो बहुत बार न्यूज में आ चुके हैं स्टूडेंट्स, तो आपको इसके बारे में पता होगा कि जो हमारी अभी जुडिशरी है उसमें पेंडेंसी ऑफ केसेस, बहुत सारे केसेस, 3.5 करोड़ केसेस अभी इंडिया में पेंडिंग है, ठीक है, आपके जुडिशरी केसेस। तो इसीलिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स की बातें चलती रहती हैं और बहुत बार ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनते भी हैं। तो हम देखते हैं इनका कंटेक्स्ट क्या है आज के टॉपिक पे। The Union Cabinet recently granted approval for the extension of the fast track special courts for an additional 3 years until 2026. Initially launched in October 2019 for 1-year term, the initiative was later extended for an extra 2 years, lasting until 2023. So, हमारा जो फास्ट ट्रैक कोर्ट ऑलरेडी इन लोगों ने बनाया हुआ है, उसका जो टर्म है वो टर्म ये लोग एक्स्ट्रा 2 आवर्स और बढ़ाना चाहते हैं। ओवरव्यू देखते हैं। व्हाट इज फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स? दे आर स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपेडिटिंग ट्रायल प्रोसेस ऑफ केसेस रिलेटेड टू सेक्सुअल ऑफेंस, particularly those falling under the purview of protection. So POSCO एक्ट के अंदर और जो स्पेशली जो रेप चार्जेस वाले केस हैं उसे हम फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स के अंदर डील करवाते हैं। क्योंकि मान लीजिए आजकल नहीं, जब निर्भया का जो भी इंसिडेंट हुआ था, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट निर्भया केस में जब हुआ था दिल्ली में, तो उस समय में हमने देखा था फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया था और डिसीजन आया था। उसी तरह से जो भी रेप केसेस इंडिया में होते हैं और जो भी इनह्यूमन एक्ट्स होते हैं इस तरह से सेक्सुअली ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन एंड अगेन वुमेन, सो उसको भी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के थ्रू देखा जाता है। The establishment of fast track courts prompted to the government acknowledgement of alarming frequent sexual offences. So अगर बार फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स बन रहे हैं तो हमें इससे डायरेक्टली ये पता चलता है कि जो भी सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं वो भी बहुत अलार्मिंग रेट में इंडिया में हो रहे हैं, ठीक है, और उसका जस्टिस डिले नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली ये एक बहुत ही ज़्यादा हीनियस क्राइम है हमारे सोसाइटी के ऊपर, ये एक बहुत ही बड़ा धब्बा है अगर वुमेन हमारी सिक्योर नहीं है अभी भी सोसाइटी में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इसीलिए बनते आ रहे हैं और अभी आगे भी बनेंगे। इंसेप्शन, द सेंट्रल गवर्नमेंट इनैक्टेड द क्रिमिनल लॉ एक्ट इन 2018 इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रिक्टर पनिशमेंट्स इंक्लूडिंग डेथ पेनल्टी फॉर रेप offenders. Obviously death penalty तो मिलनी ही चाहिए। Centrally sponsored scheme. The scheme to establish fast track special courts was formulated in 2019 as centrally sponsored scheme following direction from Supreme Court in a suo motu writ petition. So Supreme Court का तो कहना था फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए, बट बनाया किसने था? ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर आपकी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी थी। अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए ये पूछा जाए कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं वो बनते कैसे हैं, ठीक है, उसका मैकेनिज्म क्या है, तो आप सुप्रीम कोर्ट ने नीड बताई कि हाँ हमें नीड है इसको बनाने की, और यहाँ पर हमारे सुप्रीम कोर्ट की बातों को सुन के हमारी गवर्नमेंट यहाँ पर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लेके आई जिसके अंदर हमारे फास्ट ट्रैक्स बन गए। मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है? डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। सो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ही हमारे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एडमिनिस्ट्रेशन सो फार, व्हाट आर द चैलेंज रिलेटेड टू फास्ट ट्रैक कोर्ट? कुछ चैलेंजेस भी हैं हमारे फास्ट ट्रैक कोर्ट को बनाने के लिए, देखते हैं क्या है वो चैलेंजेस। स्पेशल कोर्ट इन इंडिया ऑफन सफर्स फ्रॉम सेम चैलेंजेस एज रेगुलर कोर्ट. They are usually designated rather than established as a new infrastructure. It leads to overburdened judges who are assigned other categories of cases. तो जनरली देखिए क्या होता है ना, फास्ट ट्रैक कोर्ट आपका बन तो गया, लेकिन उसमें लोग कहाँ से आएंगे? मान लीजिए आपका ये जुडिशरी सिस्टम है, इसमें कुछ लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पर हमने बना दिया एक फास्ट ट्रैक। तो जब हमने ये फास्ट ट्रैक बनाया ना, तो लोग यहीं से आके इस फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म में काम करेंगे।
अलग से लोग नहीं आने वाले हैं काम करने के लिए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या हो गया, ओवरऑल बर्डन तो वही रह गया, क्योंकि आप देख रहे हो ओवरऑल वही लोग यहाँ पर आके काम कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम ये कहना चाहेंगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के केस में भी यहाँ पर यही देखने को मिल रहा है कि बर्डन शिफ्ट नहीं हो रहा है नए लोगों में, ये उन्हीं लोगों में बर्डन आ जा रहा है। द डिस्पोजल रेट ऑफ केसेस इन स्टेट कोर्ट्स आर स्लो डाउन। सो इसी के कारण क्या हो गया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी हैं, फिर भी इनका जो रेट है वो स्लो डाउन देखने को मिला है। Target of clearing 165 POSCO case related per year per court has significantly fallen short. टारगेट था कि जो जितने भी पॉस्को केसेस हैं, ठीक है, जो क्राइम, सेक्सुअल क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, वो वाले केसेस हैं, 165 केसेस को आपको एक साल में खत्म करना है, बट ये नहीं हो पा रहा है और रेट बहुत ज्यादा स्लो हो चुका है। प्रोलॉन्ग पेंडेंसी, तो पेंडेंसी हमें यहाँ भी देखने को मिल रही है स्टूडेंट्स। ओवर 2.3 लाख पॉस्को cases pending in trial in fast tracks and on 31st January 2023। तो लास्ट जनवरी, जो 2023 का हमारा साल है, उसमें ही हमने देखा 2 लाख केसेस, ऑलमोस्ट 2.5 लाख पॉस्को केसेस हमारे पेंडिंग है ट्रायल में। तो कहाँ से जस्टिस मिलने वाला है हमारे बच्चों को, वुमेन को, लेडीज को, कहाँ से आपको ये जस्टिस मिलने वाला है अगर इसी तरह से पॉस्को के केसेस भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने के बावजूद भी अगर वो सही टाइम से नहीं डिलीवर हो पा रहे हैं, सही टाइम से वो जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर क्या फायदा हमें। Conviction rate challenges. Despite the intended competition of trial within 1 year, research reveals a low conviction rate. Conviction rate भी हम लोग प्रूव नहीं कर पा रहे। मान लो कोई मुजरिम है जिन्होंने कुछ क्राइम किया है अगेंस्ट किसी वुमन के अगेंस्ट, किसी चाइल्ड के अगेंस्ट कोई रेप क्राइम किया है, तो कन्विक्शन रेट भी हम देख रहे हैं कि यहाँ नहीं हो पा रहा है प्रूफ। तो मुजरिम भाग जाएंगे इस तरह से, तो जो क्रिमिनल्स हैं वो क्राइम करेंगे और वो चले जाएंगे, विच इज ऑल्सो अ कंसर्न। लिमिटेड जुरिस्डिक्शन तो ऑब्वियसली एक कंसर्न रहेगा, क्योंकि आप वही जजेस को घुमा फिरा के आप काम करवा रहे हो, तो उनका कुछ काम वहां पेंडिंग रह रहा है, तो अल्टीमेटली बर्डन हमारा रिलीफ नहीं हुआ है। वैकेंसीज एंड लैक ऑफ ट्रेनिंग। सो हम देखते हैं कि जो जजेस की ट्रेनिंग है, वैकेंसीज बहुत सारी हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, लोअर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में काफी वैकेंसीज रहती हैं, लेकिन उनको ट्रेंड आपके जजेस नहीं मिल पा रहे हैं टाइम टू टाइम। तो लैक ऑफ जजेस ड्यू टू वैकेंसीज अफेक्ट्स द कोर्ट्स कैपेसिटी। ऑब्वियसली वहां पर वैकेंसीज रहती है, बट हमें जो हमें हाई कोर्ट में जिस तरह के जजेस चाहिए वो हमें मिल ही नहीं पा रहे हैं। As of 2022, lower courts across India had a vacancy of 23%. So lower courts में 23% का वैकेंसी था, बहुत हाई वैकेंसी थी स्टूडेंट्स। 23% is a big number. However, these courts require judges with specialized training. ऐसा तो नहीं है किसी को भी उठा के हम लोग रख सकते हैं, हमें चाहिए स्पेशल जजेस चाहिए जिनके पास स्पेशल ट्रेनिंग हो। तो इसके लिए हमें उस तरह से स्किल ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी और वैकेंसीज भी भरनी पड़ेगी। Prioritization of certain offenses over others. हमने ये भी देखा है, there is a prioritization of certain offenses over others. कुछ offenses को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है और कुछ offenses को कम। तो इस केस में भी आप देखो तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की जरूरत पड़ती है हमें। Way forward comes to importance when you have to write your mains answers. Okay. So क्या कहता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स रिक्वायर सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर encompassing out rooms, support staffs, modern technology to guarantee seamless and efficient operations. To expedite such resolution, fast track courts should prioritize rigorous case management, minimizing unwarranted delays and adjournments. Specialized training programs for judges of the support staff can streamline procedure and expedite to the pace of proceedings. तो हमें इस तरह से देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को हम लाए हैं वो अच्छी बात है, बट हम जो अभी देख रहे हैं 2 लाख केसेस, 2.5 लाख केसेस अभी भी पेंडिंग है। सो उसके लिए हमें स्किल्ड प्रोफेशनल्स लेके आने पड़ेंगे, स्किल्ड लॉयर्स लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। अब वैकेंसीज हमें फिल करनी पड़ेगी, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ताकि जितने भी हमारी पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं वो आगे जाके ना हो। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं हमारा टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर 16th फाइनेंस कमीशन। तो 16th फाइनेंस कमीशन क्या क्या कहना चाहती है हमें।
16th Finance Commission, allocation of tax proceeds. Distribution of taxes between the union government and states in Chapter 1 and Part 12 involves allocating shares from these tax proceeds. ये तो आपको पता ही है. तो एक्चुअली क्या क्या काम करती है हमारी फाइनेंस कमीशन? एलोकेशन ऑफ टैक्स प्रोसीड्स, कि सेंटर के पास कितना टैक्स आना चाहिए, स्टेट के पास कितना टैक्स आना चाहिए. प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रांट एंड एड्स, कौन से स्टेट को कितना ग्रांट एंड एड मिलना चाहिए. ठीक है, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की तरफ से कितने ग्रांट ऑफ एड कौन से स्टेट्स को मिलने चाहिए, ये भी आपके फाइनेंस कमीशन ही डिसाइड करेगी. बूस्टिंग स्टेट फंड्स ऑफ लोकल बॉडीज, कुछ स्टेट फंड्स जो लोकल बॉडीज के फंड्स है उसको भी बूस्ट करने का जो पावर है ये हमारी फाइनेंस कमीशन के पास है. इवैल्यूएशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट फाइनेंसिंग. अब डिजास्टर मैनेजमेंट के केस में हम ये देखते हैं कि एग्जामिनेशन ऑफ फंड एस्टैब्लिश्ड अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 and presenting suitable recommendation for enhancement or alteration. Population was considered only for the 14th Finance Commission, while population, पहले population 1971 तक क्राइटेरिया था, बहुत बड़ा क्राइटेरिया था, और 2011 तक भी था, एंड टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स भी बन गए 2011 में. The figures represent the weightage in percentage for each criteria during the special criteria. So key recommendation of 15. अब कमीशन की हमारी रिकमेंडेशंस आ रही है. पहले हम ये डिसाइड कर रहे थे, देख रहे थे कि एक्चुअली फाइनेंस कमीशन क्या काम कर रही है. ठीक है, फाइनेंस कमीशन का मेजरली काम क्या है. अब हम देखेंगे 15 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन. देखिए, जो रिकमेंडेशंस होते हैं ना फाइनेंस कमीशन के, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है डायरेक्टली, तो आपको ये ध्यान में रखना है. शेयर ऑफ स्टेट्स इन सेंट्रल टैक्सेस, तो कितना शेयर रहेगा? सेंटर टैक्सेस एट 41% एंड 42% allocated during 15-20 by 14th Finance Commission. This 1% adjustment aims to accommodate newly formed union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh. तो हमारे जो नए नए जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की टेरिटरी बनी है उसको अकोमोडेट करने के लिए पहले हम लोग 41% देते थे स्टेट्स को शेयर, अब हमें 42% शेयर जाएगा स्टेट्स को टैक्सेस पे. फिजिकल डेफिसिट एंड डेब्ट लेवल्स, द कमीशन रिकमेंडेड द सेंटर एम्स टू लिमिट फिजिकल डेफिसिट टू 4% ऑफ जीडीपी बाय 2025-26. तो 2025-26 तक आपको मेंटेन करना है फिजिकल डेफिसिट ऑफ 4% ऑफ द जीडीपी. ये भी आपके नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिकमेंडेड जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है वो कितना है जीडीपी का, वो है 4% टिल 2026. अदर रिकमेंडेशन, डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी फंडिंग. डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी फंडिंग कितनी की जाएगी उसके बारे में भी डिस्कशन है. फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कैसे किया जाएगा, उसका इवैल्यूएशन कैसे होगा, ये किया जाएगा. थर्ड पार्टी को कैसे हमें लेके आना है, ट्रांसपेरेंट कैसे बनाना है फंडिंग को, और भी ये सब चीज़ों के बारे में बात हुई है. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 4th फेज रोल आउट ऑफ ज्ञान स्कीम. तो जो हमारा ज्ञान स्कीम है उसका जो 4th फेज है वो अभी हमारा स्टार्ट हो गया है. ज्ञान देखिए एक हिंदी वर्ड है, ठीक है. हिंदी में ज्ञान का मतलब होता है आपके पास कितनी बुद्धि है, ठीक है, आपके इंटेलेक्ट जो आप इंटेलेक्चुअल स्किल्स है आपकी वो कितनी ज्यादा, दैट इज ज्ञान. ठीक है. So, 8th year of its establishment, the Ministry of Education is preparing for 4th phase of global initiative to attack academic networks. So, global initiatives जो हम लोगों ने लिए हैं अपने academic network को strengthen करने के लिए, उसको हम कहते हैं ज्ञान स्कीम. ओके, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का प्रोग्राम है. बहुत बार मिनिस्ट्री भी आपको पूछ ली जाती है, तो आपको थोड़ा मिनिस्ट्री भी ध्यान में रखना होगा. आपको मग नहीं करनी है मिनिस्ट्री के नेम्स, बट लमसम you have to keep in mind the name of the ministry. Okay. About the global initiative of academic network GYAN. The global initiative of academic network is higher education was launched in 2015 as a program of Ministry of Education. Objective: the program aims to harness the expertise of scientists and entrepreneurs globally, encouraging their collaboration with higher education institutions in India. तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का जो हमारे साथ कोलैबोरेशन है, ये पूरी तरह से हम कैसे और भी बेटर बना सकते हैं, और इसका जो कोलैबोरेशन है उसको और भी कैसे अच्छा बना सकते हैं इसके बारे में, और हायर एजुकेशन को कैसे बेटर बना सकते हैं इसके बारे में है ये.
और मेन इसकी ऑब्जेक्टिव भी वही है। की ऑब्जेक्टिव्स हम देखते हैं, इवॉल्विंग क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन थ्रू इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, increasing investment involvement of distinguished intellectual faculty of Indian academic institutes, introducing international academic excellence to India's higher education institute, strengthening country's existing academic resources, expediting the pace of quality reforms. Nodal agency है IIT Kharagpur. आपकी IIT Kharagpur will be the nodal agency working for the GYAN scheme. Significant features of GYAN scheme. The honorarium is paid by foreign experts to cover their travels and other expenses. So जो foreign experts हैं ना, उनको हम जो travel expenses हैं वो pay करते हैं. Short term courses are conducted by 3 experts faculties in Indian institution. तो short term courses हमारी Indian institution में faculty करेगी, और जो भी faculty बाहर से आने वाली है उनके जो travel allowances हैं, travel compensation है, वो हम इन्हें देते हैं. This program was first launched to establish collaboration between India and United States of America, but later was extended. तो पहले तो हम ये प्रोग्राम इंडिया और यूएस के बीच में ही कर रहे थे, ठीक है. इंडिया और यूएस के बीच में जो भी कोलैबोरेशन रहेगा, उनके यूनिवर्सिटीज के बीच में जो भी कोलैबोरेशन रहेगा, वो हम करने वाले थे. बट अब हम देखते हैं द प्रोग्राम इज एक्सटेंडेड टू अदर कंट्रीज एज वेल. The duration of course differs for different courses. The minimum duration is 1 week and maximum duration is 3 weeks. The lump sum amount is $8,000 लगने वाले हैं for 12 to 14 hours of contact and up to $12,000 for 20 to 28 hours of contact. तो ये इतना ज़्यादा आपके पैसे लगने वाले हैं, यहाँ पर अच्छा खासा अमाउंट लग रहा है. फिर हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रांट प्रोग्राम. तो ये गवर्नमेंट इतना सारा जो इन्वेस्टमेंट कर रही है, उसका फायदा क्या है? The central government has spent at least 126 crore in the payment to support foreign faculty travels. तो 126 करोड़ तो उनके ट्रैवल में ही हमने अभी तक खर्च कर दिए हैं. सो फॉरेन फैकल्टी यहाँ पर आएंगे, वो हमें पढ़ाएंगे, वहाँ के हमारे स्टूडेंट्स को ट्रेन करेंगे और फिर वो जाएंगे. तो उसमें अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट की 126 करोड़ की पेमेंट लग चुकी है. Since the beginning of the scheme 2016, foreign faculty members have visited the country to deliver courses for 59 countries. Up to 41% of the academicians who visited India belong to US. तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक देखा जाए है 41% US से बिलोंग कर रहे हैं एक्सपर्ट्स. और उसके बाद जहाँ से UK से भी है 1.43, जर्मनी, कनाडा, ठीक है. 72,000 इंडियन स्टूडेंट्स डायरेक्टली बेनिफिटेड. एक्चुअली हमें बेनिफिट ही जानना है कि कितने स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिला है स्कीम से. तो 72,000 स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिला है हमें यहाँ पे डायरेक्टली. तो ये है हमारा ज्ञान स्कीम. इसके साथ हमारा आज का करंट अफेयर्स यहीं खत्म होता है. नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ हम फिर मिलते हैं. टिल देन स्टडी वेल. थैंक यू.